चैप्टर 7 इनपुट डिवाइसेस, इनपुट युक्तियाँ, अदर इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइसेस। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि और भी कौन कौन से इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइसेस जिनको हमें जानना चाहिए। इससे जस्ट पहले जो चैप्टर था उसमें आपने देखा कि कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, जो कि काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस था। इसके अलावा और भी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस हैं जो कि हमारे रियल लाइफ में कई बार बहुत सी जगहों में यूज़ होता है। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रैक बॉल। तो ट्रैक बॉल कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये भी एक माउस की तरह एक पॉइंटिंग डिवाइस है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये भी एक माउस की तरह क्या करता है, अलग अलग लोकेशंस को दिखाता है। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आप अगर कोई चीज़ 3D में देखना चाहते हैं, जैसे कि हम माउस में देखते हैं, तो माउस में हमारे पास दो ही रास्ते होते हैं, एक्स और वाई जो प्लेन है उसमें क्या करता है, ये मूव करता है यहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, जहाँ भी जाना चाहे वहाँ मूव करता है माउस जो है। लेकिन ये 3D जो है कौन सी रोटेशन लेता है और हमें दिखाता है 3D व्यू। जैसे कि अब क्या होगा इसमें जो है जॉयस्टिक में, सॉरी ट्रैक बॉल में क्या होगा, ट्रैक बॉल में ये जो मूवमेंट है, जो बॉल दिया हुआ है, इसको मूव करने से आपका क्या होता है, एक और एक्सिस जो है हमारे पास सामने जुड़ जाता है। जैसे कि ये एक्स है, ये वाई है, तो आपको यहाँ पे एक जेड एक्सिस यानी कि 3D एनिमेशन में इसका जो है यूज़ बेहतर तरीके से किया जा सकता है ना। तो माउस क्या करता है, दो मतलब प्लेन में है ना, 2D में चलता है, और ये जो ट्रैक बॉल है ये हमको 3D में लेके चलता है। तो इसका जो यूज़ है वो आपको देखने को मिलेगा कैट कैम के एरिया में, ठीक है, जो आपका है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जो होता है ना। तो ये जो कैट कैम जो होता है उसमें क्या होता है, बहुत सारी डिज़ाइनिंग होती हैं। जैसे आपका कोई भी प्रोडक्ट जो डिज़ाइन करना है उसको आपको 3D में देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको सिर्फ 2D में देख के उसको पता नहीं लग सकते कि उसका गहराई क्या है, उसमें किस तरीके के और भी बहुत सारे जो रिक्वायरमेंट होते हैं वो फुलफिल नहीं हो पाता है बिना देखे। तो कैट कैम में इसका जो यूज़ होता है, आप अगर देखेंगे तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में भी इसका यूज़ होता है ना, रडार कंट्रोल में भी इसका यूज़ होता है, सबमरीन है, ठीक है। तो ऐसे जो है अलग अलग जो जगह है जहाँ पे 3D में देखना अनिवार्य होता है, वहाँ जो है ट्रैक बॉल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ट्रैक बॉल आपको देखने में बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइन के मिल जाएंगे, है ना। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं नॉर्मली तो इसी तरीके से होता है। बाकी जो है अपने अपने, जैसे आपने कीबोर्ड देखा था, ठीक है, एर्गोनॉमिक कीबोर्ड देखा था कि आप जो है कीबोर्ड को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे ही जो है आज की डेट में माउस भी आना स्टार्ट हो गया है। सिंपल माउस तो आता ही आता है, लेकिन आपके रखने के पोजीशन में, ठीक है, आप किस तरीके से आपका हाथ जो है रखा रहा है उस पोजीशन का माउस जो है बनना स्टार्ट हो गया है, जिससे आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, है ना। उसी तरीके से ये ट्रैक बॉल भी है। आगे चलते हैं। जैसे कि आपका जॉयस्टिक, तो जॉयस्टिक क्या है, ये भी एक क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। बस यहाँ पे फ़र्क इतना है कि जो हमारा जो ट्रैक बॉल था उस ट्रैक बॉल के ऊपर में एक क्या लगा रहता है, स्टिक लगा रहता है। इस तरीके से एक स्टिक लगा रहता है, और इस स्टिक को आप जो है आसानी से आगे पीछे घुमा के, है ना, मतलब सभी दिशाओं में घुमा के आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। बस ये है कि बॉल की जगह में क्या लगा रहता है, छड़ी लगा दी जाती है ना। तो ये ट्रैक बॉल की तरह ही काम करता है। बाकी जो है सेम उसी तरीके से इसका एप्लीकेशन है, ओके। तो इसका जो उपयोग है ना, वीडियो गेम खेलने में ज़्यादातर उसी में किया जाता है, और भी बहुत सारे जो ट्रेनिंग्स होते हैं, प्रशिक्षण होती हैं, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। फिर आता है लाइट पेन, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। तो लाइट पेन जो है आपने कई बार देखा होगा, जैसे कि आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने गए होंगे तो वहाँ पे आपको डिजिटल साइन करने के लिए बोला गया होगा। तो वहाँ पे डिजिटल साइन करने के लिए आपको एक लाइट पेन दिया गया होगा और एक छोटा सा पैड दिया गया होगा, वहाँ पे आप क्या किए होंगे, साइन किए होंगे। तो वो क्या करता है, वो लाइट पेन के द्वारा जो है वहाँ पे क्या हो जाता है, लाइट के अंदर क्या होता है, लाइट पेन के अंदर क्या होता है, फोटो सेल्स होते हैं। तो जो फोटो सेल्स होते हैं, है ना, जो फोटो सेल्स होते हैं वो एक्चुअल में करते क्या है, आप जैसे ही लाइट पेन को जो है स्क्रीन के पास लेके चलेंगे ना, तो स्क्रीन के पास जाएंगे तो वो लाइट को, जो स्क्रीन से निकलने वाले जो प्रकाशें हैं उसको सेंस कर लेता है, ठीक है, और सेंस करके एज अ पॉइंटिंग डिवाइस की तरह काम करने लग जाता है, ठीक है। तो इसका जो यूज़ है ना, हम लोग किसकी तरह यूज़ करते हैं, इनपुट डिवाइस की तरह यूज़ करते हैं। मेन यही है कि पॉइंटिंग डिवाइस की तरह इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर में स्क्रीन में लिखने के लिए, चित्र बनाने के लिए, इनके लिए जो है ज़्यादातर इसका यूज़ किया जाता है, किसका, लाइट पेन का। ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। सामने जो है इसका जो है फोटो सेल लगा रहता है, और ये फोटो सेल द्वारा क्या करता है, प्रकाश को, ठीक है, प्रकाश को क्या करता है, सेंस कर लेता है, जिसके द्वारा वहाँ पे आप स्क्रीन पे लिख सकते हैं, ओके।
चलिए आगे देखते हैं टच स्क्रीन। तो टच स्क्रीन सबको पता है, आज की डेट में सभी के पास जो है टच स्क्रीन मोबाइल है, ठीक है। हो सकता है कि उनके पास लैपटॉप भी हो, है ना, और नहीं तो कम से कम एटीएम तो गए होंगे, है ना। तो एटीएम में जो स्क्रीन लगा रहता है वो जो है वो क्या है रहता है, टच स्क्रीन रहता है, ठीक है। तो टच स्क्रीन जो है क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जिसे हम क्या करते हैं, छू कर, ठीक है, छू कर जो है वो विभिन्न विकल्पों को क्या करते हैं, चूज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, चयन करते हैं, ठीक है, और आगे जो है उसका प्रोसेस करते हैं। सिंपल है, बहुत ही आप सबने देखा होगा, है ना। इस तरीके से आप मॉल जाते होंगे तो मॉल में चाहे वो जोमेटो जोमेटो तो नहीं, है ना, चाहे वो केएफसी हो, चाहे और कहना चाहिए जो भी है ना। तो ऐसे जगह में आप देखेंगे डोमिनो हो, वहाँ पे जाएंगे तो आपको एक स्क्रीन दिखेगा, वहीं पे उन लोग क्या करते हैं, टच करके ऑर्डर लेते हैं, टाइप नहीं करते, वहीं पर से ऑर्डर लेते हैं। वो सब जो है आज के डेट में एडवांस होते जा रहा है और हर जगह जो है टच स्क्रीन का यूज़ जो है बढ़ते जा रहा है। ओके, फिर आता है डिजिटाइज़र ग्राफिक्स टैबलेट, जिसका यूज़ मैं करता हूँ, ठीक है। तो ये जो है क्या है कि ये डिजिटाइज़र है, ग्राफिक्स टैबलेट है ना। अभी के डेट में आप इसको बोल सकते हैं ना, पेन टैब बोल देते हैं कई लोग, है ना। एक्चुअल में ये क्या है, ग्राफिक्स टैबलेट होता है, जिसमें क्या करते हैं जो आर्टिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, सीधा डायरेक्ट इसी में, है ना, कंप्यूटर स्क्रीन में लिखना पॉसिबल नहीं है, माउस के थ्रू ड्राइंग करना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं कोई भी चीज़ लिख रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं ग्राफिक्स लिख रहा हूँ, तो ये जैसा मेरा हैंड राइटिंग है सेम उसी रूप में ये लिखा रहा है। क्यों लिखा रहा है, क्योंकि मेरे पास एक पेन है, नीचे एक स्लेट है समझ लीजिए, है ना, एक टैबलेट है ना। उसी का यूज़ करके आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। ये मेरे पास है, मैं आपको दिखाता हूँ इसका है ना। तो ये वाला मेरे पास है, ठीक है। ये वाला जो डिजिटाइज़र है, ये जो ग्राफिक्स टैबलेट है, ये मेरे पास है, ये उसी का पेन है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप जो है सिंपल अपने हैंड राइटिंग जैसा आप लिखना चाहते हैं उसी के अनुरूप जो है आप इसमें लिख सकते हैं, है ना। आपके पास ऐसा हैंड ग्लव्स दिया रहता है, क्योंकि ये क्या होता है, प्रेशर सेंसर रहता है। जैसा मैं प्रेशर दूंगा, जैसे यहाँ पे हल्का से दूंगा तो ये हल्का लाइन लिखाएगा, और प्रेशर दूंगा तो मोटा लाइन लिखाएगा, है ना। तो क्या होता है, ये प्रेशर सेंसर होता है। तो अलग अलग, तो क्या होता है कि हाथ से अगर मैं इसको ब्लैंक बिना उसके लिखूँ ना चाहूँगा तो लिख सकता हूँ ग्लव्स के, लेकिन उसके बाद भी प्रॉब्लम जाता है ना। तो ये इसमें आपको कनेक्टर दिया रहता है, ठीक है, स्टैंड दिया रहता है, और अलग से यहाँ पे निब दिए रहते हैं, क्योंकि ये जो निब है वो क्या होता है, लिखते 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 घिस जाता है, तो आपको बहुत सारे निब्स दिए रहते हैं। उसका यूज़ करके आप जो है इसमें से देख सकते हैं, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, है ना। तो उसका यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग जो है कहना चाहिए आपका जो पॉइंटर अगर वो घिस गया है ना, तो घिस जाता है तो उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे इसमें निप्स दिए हुए हैं अलग अलग, है ना, तो देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ग्राफिक्स टैबलेट, ठीक। और ये जो आपको यहाँ पे दिया रहता है ये है हमारा माउस, ठीक है। इस माउस के थ्रू जो है मैं आगे पीछे कर सकता हूँ, है ना। और ये जो है दिए रहते हैं, ये इसको बोलते हैं हॉट कीज, ठीक। और जो लिखना रहता है वो पर्टिकुलर इस आपने आप देख रहे होंगे इस बॉक्स के अंदर लिखना रहता है, ये जो कॉर्नर दिया हुआ चार उसके अंदर लिखना रहता है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा चीज़ है ये, है ना। तो अब ये जो कोरोना काल आया था तो कोरोना काल में काफ़ी ये फेमस हुआ, क्योंकि सब लोग ऑनलाइन जाना शुरू किए, तो ऑनलाइन जाने के लिए उनको कुछ कहीं तो लिखते हैं, है ना। तो किस में लिखे हैं, तो ग्राफिक्स जो टैबलेट था उसी को ही उन लोग टीचिंग टैबलेट, पेन टैबलेट, है ना, ऐसा बोल बोल के फेमस कर दिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है बारकोड रीडर। तो बारकोड रीडर सभी ने देखा होगा कि बारकोड क्या होता है और बारकोड रीडर क्या होता है। तो बारकोड रीडर भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जस्ट हम लोग क्या करते हैं, बार कोड को क्या करते हैं, लेज़र बीम के द्वारा से हम लोग क्या करते हैं, उसको सेंस करते हैं, और जो भी उसमें बार कोड में डाटा छिपा हुआ रहता है वो हमारे सामने आ जाता है, कंप्यूटर में हमारे पास इनपुट हो जाता है ना। तो ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। इसमें आपको जो है अलग अलग जो है विड्थ का जो है, चौड़ाई का जो है आपको क्या मिलेगा, बार कोड मिलेगा, ठीक है। और इसी को ही सेंस करके आपको क्या मिलता है, उसके पीछे छिपे जो जानकारी है वो आपको मिल जाती है ना। तो ध्यान रखिएगा, लेज़र बीम का प्रयोग करते हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ये जो निकल रहा है ये क्या है, आपका लेज़र बीम है, ठीक है। तो ये आपका तो बार कोड हो गया। बार कोड जो है ना बहुत से प्रकार के होते हैं, अलग अलग कई प्रकार के आपको देखने को मिल जाएंगे, कई तरीके से मिल जाएंगे, है ना। तो ये आपका तो बार कोड होता है। इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्यूआर कोड, ठीक है। जो आप फ़ोन पे, गूगल पे, है ना, पेटीएम वगैरह में जो आपका क्यूआर कोड जनरेट होता है ना, जिसको स्कैन करके आप पेमेंट करते हैं, तो ये क्या है, ये क्यूआर कोड होता है। तो ऐसी जो है इसके अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग कहना चाहिए डिज़ाइन होते हैं, है ना, पैटर्न है इसके। एक बार इसको आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो देखिए बार कोड जो है, ये बार कोड है पूरा, ठीक है, और ये सैंपल है।
इस तरीके के बार कोड को कोड 39 कहा जाता है। ठीक है, 39 इसमें कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, इंटरलीव बार कोड जो है इसको कहा जाता है। ठीक है, आप अगर इस तरीके का बार कोड आपने कई बार देखा होगा, है ना, जो कि मैं बताया आपको QR कोड होता है, जो पेटीएम हो गया, आपका गूगल पे हो गया, है ना, फ़ोन पे हो गया, इसका जो आप खुद के लिए जनरेट करते हो तो वो क्या होता है, QR कोड होता है। ठीक है, इस QR कोड में आपका जो है लगभग लगभग आपका लगभग नहीं, है ना, 39 कैरेक्टर्स होते हैं। इसमें QR कोड में कितने कैरेक्टर्स होते हैं, 39 कैरेक्टर्स को ये क्या करता है, रीड करता है। एक होता है माइक्रो QR कोड, छोटा सा QR कोड होता है। बुक वगैरह में आप देखे होंगे या फिर छोटा सा कोई प्रोडक्ट देखे होंगे, उसमें एक छोटा सा आपका क्या रहता है, QR कोड होता है ना, जिसमें क्या रहती है, प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी रहती है कि कब एक्सपायर होने वाला है, कब इसको मैन्युफैक्चरिंग किया गया था, किस बैच में किया गया था, कितने टाइम किया गया था, सब इसके बारे में जानकारी जो है वहाँ पे QR कोड के माध्यम से मिल जाता है। तो वहाँ पे जहाँ पे जगह कम रहता है वहाँ पे क्या करते हैं, माइक्रो QR कोड का यूज़ कर लेते हैं, नहीं तो फिर QR कोड ही है ना। आप कई बार देखे होंगे कि QR कोड जैसा बीच में दिखाई देता है इस तरीके से, और अगल बगल में जो है बार कोड वाला जैसा रहता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं PDF 417। ठीक है, इस तरीके का बार कोड भी दिखता होगा आपको कई बार, तो इसको बोलते हैं पोस्टनेट। तो अलग अलग प्रकार के क्या मिलते हैं, बार कोड मिलते हैं। कभी अगर क्वेश्चन आ जाए कि पोस्टनेट क्या है, ठीक है, PDF 417 क्या है, QR कोड क्या है, माइक्रो QR, हाँ, तो ये सब जो है बार कोड के क्या हैं, प्रकार हैं, टाइप्स हैं अलग अलग, है ना, अलग अलग जगह इसका यूज़ किया जाता है। ओके, तो जनरली जो यूज़ करने वाला रहता है वो है हमारा QR कोड है, माइक्रो QR कोड है ना, और आपका जो है ये कोड 128, है ना, इस तरीके से होता है। चलिए आगे देखते हैं। ऑप्टिकल मार्क रीडर, है ना, ऑप्टिकल मार्क रीडर शॉर्ट में लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, OMR। ठीक है, ये जो है करता क्या है आप सभी को पता है ना, आप सभी ने कभी ना कभी क्या किया है, एग्जाम दिया है और QR कोड OMR सीट को भरा जरूर है ना। ऑप्टिकल मार्क रीडर जो ये सीट होता है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें सिंपल सी बात ये है कि आपको क्या करना रहता है, सर्कल करना रहता है। ठीक है, इस तरीके से कुछ सर्कल करते हैं आप, है ना, इसको जो है एक मशीन के द्वारा डाला जाता है, और मशीन के द्वारा डाल के क्या किया जाता है, स्कैन कर दिया जाता है। ठीक है, स्कैन करके पूरा जो डिटेल है वो हमारे पास आ जाता है, कंप्यूटर में फीड हो जाता है कि सामने वाले ने, ठीक है, पहले वाले का कौन सा आंसर दिया है, दूसरे वाले का कौन सा आंसर दिया है, क्या उसने दो आंसर दिया है। तो सॉफ्टवेयर में पहले से इनबिल्ट रहता है कि दो आंसर दिया है तो क्या कर देना है, उसको कैंसिल कर देना है। मान लो मैं पहले वाले का आंसर जो है दो आंसर, देखो यहाँ पे दो आंसर दिया हुआ है, ठीक है, तो पहला ये क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर में पहले से फीड रहेगा। अगर दो आंसर देता है कोई आदमी एक ही क्वेश्चन का, तो क्या करना है, उसको उसका मार्क्स जो है 0 कर देना है और 1/4 काट लेना है। ठीक है, अगर सेकेंड वाले क्वेश्चन का आंसर बी है तो सामने वाले ने बी दिया है तो उसको क्या कर देना है, उसको जो है 1 मार्क्स दे देना है। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर का जो है यूज़ किया जाता है, क्या करने के लिए, जो हमने मार्क किया है उसको रीड करने के लिए। ठीक है, तो उसका पूरा पर्टिकुलर पोजीशन होता है, किस पोजीशन में कौन सा क्वेश्चन है, ये सब चीज़ इसीलिए बोलते हैं कि ये जो बार कोड होता है इसको छेड़खानी नहीं करना है, ये किसी भी तरीके से फटना नहीं चाहिए, है ना, ताकि क्योंकि यही आपका क्या करता है, सेंस करेगा। ठीक है, आगे जाके सेंस करेगा, तो इनसे छेड़खानी बिल्कुल मत किया किया करो, है ना। यहाँ पे जो नंबर्स लिखते हो आप लोग, ठीक है, 1 2 3 जो रोल नंबर लिखते हो, यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई गलती हो जाता है तो चलता है। ठीक है, यहाँ पे आप सुधार सकते हो, अगर 3 हो गया तो इसको 4 यहीं से कर लेना। ठीक है, सामने वाले बोलेंगे कि बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऊपर ऊपर का जो है ये नंबर को सुधार सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो बबल करते हो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखा करो कि गलती ना हो। ठीक है, और वैसे भी ये जो मार्क किए रहते हैं ब्लैक मार्क, है ना, उसी को जो है वो रीड करता है, बाकी को नहीं करता है ना। तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है अगर एग्जाम में ऐसा कुछ हो जाता है तो, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आजकल जो है वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव जो करना चाहिए एग्जाम होते हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो एग्जाम होते हैं उसके लिए ज़्यादातर इसका यूज़ किया जाता है ना। इसमें क्या होता है कि बस यही है कि प्रकाशीय किरण जो है ना, मतलब प्रकाश डाला जाता है, पता चलता है कि कौन सा ब्लैक है कौन सा नहीं है, तो उससे जो है क्या हो जाता है, पेंसिल या फिर पेन के निशान को क्या कर लेता है, सेंस कर लेता है। ठीक है, सेंस कर लेता है और हमको बता देता है। एक चीज़ ध्यान में रखना कि जैसे बारकोड हो गया या फिर जो ऑप्टिकल मार्क रीडर है ना, इसमें हम लोग पेंसिल ब्लैक या ब्लू पेन का यूज़ करते हैं। तो ध्यान रखना, एक वाइट कलर होता है, एक ब्लैक कलर होता है ना। तो वाइट कलर क्या करता है, जो भी हम प्रकाश भेजते हैं उसको पूरा पूरा क्या कर लेता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, पूरा पूरा परावर्तित कर देता है। अब ब्लैक कलर क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है ना। तो ये उसी पे ही बेस्ड है ये। ठीक है, सेंस करता है कि एक ही जगह वो पूरा पूरा अवशोषित कर रहा है पर्टिकुलर पोजीशन में, बी वाले ऑप्शन में अवशोषित कर रहा है कि
कि सी में भी कर रहा है, अगर बी और सी दोनों जगह सेंस कर लेता है, इसका मतलब ये है कि उसने दो आंसर दिया हुआ है। ठीक है, और अगर कहीं पे भी सेंस नहीं करता, इसका मतलब ये है कि कहीं पे भी सेकंड में कहीं पे भी आंसर नहीं दिया है, जो भी है, जो भी नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी तरीके से पूरा जो है ये इसका जो है वर्किंग चलता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR। ओके, आगे चलते हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर बोलते हैं, रीडर नहीं है, रिकॉग्नाइजेशन है। फुल फॉर्म कभी पूछा जाए, ठीक है, तो OCR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है। ठीक है, वो उसको पढ़ता नहीं है, एक्चुअल में उसको रिकॉग्नाइज करता है कि वो जो सिंबल बना हुआ है, जो लेटर बना हुआ है, जो टेक्स्ट में जो बना हुआ है ना, उसको सेंस करता है। तो एक्चुअल में है क्या, ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो है काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। अगर आपको पर्टिकुलर कोई पेज है और उसको आपको डिजिटली देखना है या फिर व्हाट्सएप पे सेंड करना है ना, आपको कोई बोलता है कि भाई एक तेरे पास बुक पड़ा हुआ है, ठीक है, उस बुक का पर्टिकुलर पैराग्राफ आपको मेरे को सेंड करते हो, आप क्या करते हो, फोटो खींच के सेंड करते हो, अच्छी बात है। अगर आपको उसी को टेक्स्ट में लिखना है तो उसको क्या टाइप करते रहेंगे, क्या टाइप ना करके ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो सॉफ्टवेयर आता है OCR, अपना गूगल प्ले स्टोर में लिखिएगा OCR करके, बहुत सारे ऐप्स आपको दिखाई देंगे, उसको डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद बस क्या अपना कैमरा ऑन करना है उसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन में और उसको स्कैन करना है। स्कैन करते ही वो आपको क्या करेगा, पूरा का पूरा जितना भी आप डाटा लिखे स्कैन किए होंगे वो पूरा का पूरा जो है, जैसे आप व्हाट्सएप में टाइप करते हो ना, उसी तरीके से पूरा का पूरा टेक्स्ट जो है आपके आपके पास आ जाएगा। बस साफ सुथरा होना चाहिए जो जिस बुक को आप स्कैन कर रहे हो या फिर जिस 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 भी चीज़ को आप स्कैन कर रहे हो। ठीक है, आप आपने खुद अपने हैंड राइटिंग में लिखा हुआ भी है, वो भी ये क्या कर लेता है, स्कैन कर लेता है, तो उसके लिए चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, बस ये चिन्हों के ही नहीं करता है, प्रिंट किए गए, यानी कि जो बुक बोला मैं आपको, है ना, तो थोड़ा सा अच्छा सेंस लगाइएगा एग्जाम में, है ना, सेंस लगाइएगा। जैसे मैं बोला कि बुक को जो है स्कैन करता है, तो सीधा सीधा अर्थ ये है कि प्रिंटेड जो डॉक्यूमेंट है उसको स्कैन करके आपको क्या कर देता है, सामने दिखा देता है ना। तो सेंस लगाते चलिएगा, कॉन्सेप्ट बनाते चलिए। ठीक, तो अभी की डेट में क्या हो गया है वो तो मैं आपको मोबाइल के थ्रू बता दिया। दूसरा, इसके डिवाइस भी आते हैं। ठीक है, एक स्कैनर की तरह ही होता है, स्कैनर में यहाँ पे ऐसे डालेंगे और डालते साथ जो है क्या करता है, ये पूरा का पूरा स्कैन करके आपको इस तरीके से दिखा देगा। दूसरा क्या होता है, एक पेंसिल टाइप का आता है, ठीक है, पेन टाइप का आता है। अब जिस जगह में उसको क्या करेंगे, मूव करेंगे, जिस जगह में उसके ऊपर ऊपर जो है चलाते जाएंगे, उस पूरा लाइन को क्या करते जाएगा, स्कैन करके आपको जो है यहाँ पे सामने दिखा देगा। तो ये चीज़ जो है आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये जो है अधिक शुद्धता से इसको क्या कर रहता है, हर एक अक्षर को मतलब शुद्ध रहना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए। उन अक्षरों को पूरा पूरा क्या कर देता है, डिजिटली कन्वर्ट कर देता है। एक्चुअल में कर क्या रहा है, हमारे पास प्रिंटेड रखा हुआ है, ठीक है, हार्ड कॉपी रखा हुआ है, उसको सॉफ्ट कॉपी में चाहिए, तो स्कैन करेंगे तो क्या होगा, उसमें से स्कैन से क्या होता है कि पूरा का पूरा जो है इमेज बनता है। ठीक है, लेकिन रिकॉग्नाइजेशन से क्या होता है, कैरेक्टर रिकॉग्निशन से क्या होता है, उससे आपको अलग अलग टेक्स्ट मिल जाएंगे जिसको आप बाद में एडिट भी कर सकते हो, आप अपने अनुरूप जो उसको चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस कैरेक्टर रिकॉग्निशन भी कहते हैं। ठीक है, ICR और ये OCR दोनों एक ही हैं। ठीक है, अधिक शुद्धता से जो रीड कर लेता है उसको क्या बोल देते हैं, इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन बोल देते हैं, और बाकी जो है ये क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन ही है। ठीक है, चलिए, तो आपका काम जो है बहुत आसान हो जाएगा अगर इस तरीके से करेंगे तो, है ना। तो जहाँ ऑफिस वगैरह रहते हैं, जहाँ पे बार बार जरूरत पड़ता है, कोई कोई लेटर भेजा है उसको सॉफ्ट कॉपी चाहिए, तो फिर क्या करते हैं, सॉफ्ट कॉपी चाहिए मतलब उसका पूरा टेक्स्ट वाला, टेक्स्ट एक एक टेक्स्ट जो है उसको मैं एडिट कर सकूँ ऐसा चाहिए, तो क्या करेगा, वो उस लेटर को लेगा, यहाँ पे डालेगा, स्कैन करेगा और वह तुरंत तुरंत पूरा का पूरा जो है ऐसा इस तरीके से लिख के दिखा देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, बार बार रीडर में डालिएगा, रिकॉग्निशन डालिएगा उसमें, है ना, सिर्फ किसमें है आपका, देखो ये सब में जगह में, हर जगह में क्या है, रिकॉग्निशन है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता क्या है, तो आप ऐसा कहीं पे देखे होंगे, ठीक है, ऐसा लिखा होगा कहीं पे देखे हैं क्या, तो इसको याद कीजिए कहाँ पे देखे हैं, है ना। तो ये क्या करता है, जो मैग्नेटिक इंक द्वारा जो लिखा गया जो कैरेक्टर होता है, ठीक है, उसको क्या कर देता है, उसको रीड करता है। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक इंक यानी कि चुंबकीय स्याही द्वारा लिखा गया जो भी कैरेक्टर होगा, जो भी ऐसा डिजिट होगा, है ना, उसको क्या करता है, वो रीड कर लेता है। ठीक है, अब ये कैसे करता है रीड, तो
आप कई जगह देखे होंगे, है ना, जैसे कि बैंक में देखे होंगे। बैंक में जो चेक बुक होता है, आप चेक बुक ओपन करके देखिएगा, चेक बुक के नीचे में इस तरीके से जो नंबर्स लिखे रहते हैं, ठीक है, वो नंबर कुछ इसी तरीके से दिखाई देते हैं। तो आप देखते ही समझ जाइएगा कि ये जो लिखा हुआ है मैग्नेटिक इंक द्वारा लिखा गया है, ठीक है, चुंबकीय स्याही द्वारा लिखा गया है। और इसी को क्या करते हैं, बैंक वाले क्या करेंगे, आपका चेक लेंगे, चेक को जो है एक डिवाइस रहता है, उस डिवाइस में डाल देते हैं। उस डिवाइस में डालते ही क्या होता है, इस पर्टिकुलर नंबर्स को रीड करता है, और रीड करते ही यहाँ पे किसका ये चेक है, ठीक है, कौन से बैंक का है, उसका खाता नंबर क्या है, उसको क्या, बहुत सारी जितनी भी जानकारियाँ जो जुड़ी हुई रहती हैं वो सब चीज़ जो है यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा कि मैग्नेटिक इंक जो करेक्टर रिकॉग्निशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसका जो यूज़ है अक्सर जो है बैंकों में ही किया जाता है, बैंकों में किया जाता है, बैंक के चेक में किया जाता है। अब बात करते हैं स्मार्ट कार्ड रीडर की, ठीक है। तो स्मार्ट कार्ड रीडर जो है एक आइडेंटिफिकेशन के लिए है ना। तो स्मार्ट कार्ड रीडर जो है ये भी एक इनपुट डिवाइस है। अभी जब बात कर रहे हैं सारे के सारे इनपुट डिवाइस हैं, सारे के सारे जो बाहर से जो चीज़ें हैं उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर में एंटर करा रहे हैं, ठीक है। तो स्मार्ट कार्ड रीडर जो है एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। ये जो है दो प्रकार के आते हैं, एक आता है मेमोरी कार्ड वाला और एक आता है माइक्रो प्रोसेसर कार्ड वाला, ठीक है। जैसे कि देखिए आप, है ना, इस तरीके का जो चीज़ है आप कई बार देखे होंगे, है ना, आपके एटीएम में होता है, आपके आइडेंटिटी प्रूफ में होता है, ठीक है। आज बहुत ड्राइविंग लाइसेंस में आ गया है, उसमें चिप लगा रहता है, ठीक है। तो एक होता है मेमोरी कार्ड वाला, एक होता है माइक्रो प्रोसेसर वाला। तो मेमोरी कार्ड वाला आपको पता है कि उसमें क्या होता है, ये नॉन वोलेटाइल होता है। मेमोरी कार्ड वाला जो है नॉन वोलेटाइल होता है, यानी कि उसमें जो डाटा डाल दिया जाता है, जैसे मान लो आप एक चीज़ बताइए मेरे को कि ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस आपने बनवाया, ठीक है, जिस डेट में बनवाया, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, आप जहाँ पे रहते हैं, और जो आपका किस व्हीकल को चलाना है, इसका जो है डाटा पूरा उसमें कौन से व्हीकल के लिए है, क्या है, सब चीज़ लिखा रहता है। तो उसको उड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है, उसको उड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, मेमोरी कार्ड वाला यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, वहाँ पे मेमोरी कार्ड वाला यूज़ कर लेते हैं। लेकिन एटीएम है, ठीक है, एटीएम में आपका जो है हर दिन आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो हर दिन आपका क्या चेंज हो रहा है, जो बैंक बैलेंस है, ठीक है, वो आपका चेंज होते जा रहा है। तो वहाँ पे क्या यूज़ कर लेते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कार्ड वाला यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे चेंज होना है, ठीक है, बार बार चेंज होना है। तो क्या हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी कार्ड, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर वाला जो होता है वो वोलेटाइल आता है, यानी कि उसमें से जो है डाटा जो है आता है उड़ जाता है, आता है उड़ जाता है। यानी कि आपका बैलेंस था 1 लाख रुपए, ठीक है, फिर आपने ट्रांजेक्शन किया, आपका हो गया 50,000 रुपये, फिर आपने जमा कर दिया तो फिर 1 लाख रुपये हो गया। तो बार बार चेंज हो रहा है ना। तो अलग अलग यूज़ है सब चीज़ का, ठीक है। तो इसका जो है बहुत सी जगह में यूज़ होता है ना। और बड़े बड़े कंपनियां जो हैं, सामने वाले का जो आईडी कार्ड है वो उसको जो है इसी तरीके से बना के देती है, क्योंकि जो आईडी कार्ड बना के देती है उसमें क्या है, कब ज्वाइनिंग किए हैं, कब कितना, मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है, ब्लड ग्रुप क्या है, ये सब जानकारी उसमें रहता है। तो उसको उड़ाने की जरूरत नहीं पड़ता है, फिर आइडेंटिफिकेशन के लिए आसान हो जाता है। बस एक बार स्कैन कीजिए, ठीक है, पूरा डिटेल आपको सामने आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से रहता है ना। अब इसका जो रीडर होता है, तो ये जो है ये क्या है, रीडर है, ठीक है ना। अगर ये स्मार्ट कार्ड है तो स्मार्ट कार्ड को रीड करने वाले क्या बोलेंगे, स्मार्ट कार्ड रीडर बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बायोमेट्रिक सेंसर। अब ये बायोमेट्रिक सेंसर सभी को पता है, ठीक है, सभी का आधार कार्ड तो कम से कम बना ही होगा, है ना। तो सभी का आधार कार्ड बना है, तो इसका मतलब ये है कि बायोमेट्रिक सेंसर से गुजरे हुए हो, है ना, यानी कि उसका यूज़ आपने देखा हुआ है और उस डिवाइस को भी देखा हुआ है। तो बायोमेट्रिक क्या करता है, बायोमेट्रिक में आपका, ठीक है, आपका जो है जो भी फिंगरप्रिंट है, ठीक है, चाहे वो रेटिना हो, है ना, चाहे फिंगर का प्रिंट हो, है ना, इन सब चीज़ों को क्या करता है, वो स्कैन कर लेता है, ठीक है। तो बायोमेट्रिक सेंसर है, ठीक है, जो बायोलॉजिकल जो पार्ट्स होते हैं उसको जो सेंस कर लेता है, इसीलिए उसको बायोमेट्रिक सेंसर कहते हैं। जैसे कि आपका जो है फिंगरप्रिंट हो गया इस तरीके से, है ना, इस तरीके से होता है, जिसमें आप अंगूठा लगा सकते हैं। पूरा का पूरा एक क्या होता है, पूरा का पूरा एक स्लेट टाइप का होता है, जहाँ पे आप इस तरीके का प्रिंट को यहाँ पे ले सकते हैं, पूरा पाम इम्प्रेशन पूरा ले सकते हैं। और इस तरीके का जो डिवाइस होता है उसमें आप सिर्फ क्या लगा सकते हैं, अंगूठा लगा सकते हैं, कोई फिंगर्स लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे पास जो लैपटॉप है उस लैपटॉप में क्या लगा हुआ है, फिंगरप्रिंट सेंसर है, ठीक है, यानी कि बायोमेट्रिक सेंसर है वहाँ पे, ठीक है। मेरे फिंगर से ही खुलता है वो, ठीक है। तो इस तरीके का जो अभी, और बायोमेट्रिक सेंसर कहाँ कहाँ रहता है, मोबाइल में तो रहता ही रहता है, सबके मोबाइल में होगा, किसी के आगे होगा, किसी के पीछे होगा, है ना। तो ये सब क्या है, आपके बायोमेट्रिक सेंसर के अंतर्गत आते हैं, है ना। चलिए माइक्रोफोन, है ना। तो माइक्रोफोन क्या है, तो माइक्रोफोन भी क्या है, इनपुट डिवाइस है ना।
माइक्रोफोन यानी कि माइक, ठीक है, माइक्रोफोन यानी कि माइक, है ना। इसका अगर शॉर्ट में अगर देखें तो शॉर्ट में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइक। ये माइक ही है जिसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, माइक्रोफोन। मतलब माइक्रोफोन का शॉर्ट फॉर्म जो है माइक है। तो माइक जो है करता क्या है, तो माइक कर क्या रहा है, जैसे अभी मेरे पास यहाँ पे माइक लगा हुआ है, ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ वो यहाँ पे क्या कर रहा है, उसको रिकॉर्ड कर रहा है। जो मैं बोल रहा हूँ उसको रिकॉर्ड कर रहा है। अभी जो बोल रहा हूँ ये एनालॉग फॉर्म में है, ठीक है, हम पहले बात कर चुके हैं एनालॉग और डिजिटल के बारे में। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये एनालॉग फॉर्म में चल रहा है, ठीक है, एक तरंग की तरह जो है आगे बढ़ रहा है। जैसे ही इसके पास जा रहा है, ये पहुँचते ही क्या कर रहा है, पहुँचते ही इसको डिजिटल में चेंज करके क्या कर दे रहा है, कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर दे रहा है, ठीक है। और जैसे ही ये रिकॉर्ड करके यहाँ पे आ गया, जैसे ही मैं इसको प्ले करूँगा तो क्या करेगा, ये स्पीकर को बोलेगा, ठीक है, स्पीकर को बोलेगा कि भाई इसको चेंज करो और मेरे सुनने योग्य बनाएगा। यानी कि वापस मैं तो डिजिटल को सुन नहीं पाऊंगा, किसको सुनूंगा मैं, एनालॉग फॉर्म में जो तरंग के फॉर्म में आएगा उसको मैं सुनूंगा। तो करता क्या है एक्चुअल में, ये क्या करता है कि हम जो भी आवाज़ प्राप्त करता है उसको क्या करता है, कंप्यूटर के फॉर्मेट में परिवर्तित कर देता है। इसका मतलब ये है कि डिजिटल फॉर्म में चेंज कर देता है, डिजिटाइज कर देता है। क्लियर हो गया। मैं यहाँ से जो बोला वो वेब फॉर्म में बोला, ठीक है, जो भी मैं बोला वो वेब फॉर्म में बोला और उसको क्या कर दिया, वो डिजिटाइज कर दिया और उसको क्या करता है, सेव करके रख देता है, ठीक है। तो माइक्रोफोन जो है आप हमेशा हेडफोन जो यूज़ करते होंगे, ठीक है, ईयरफोन जो यूज़ करते होंगे, है ना, चाहे वायरलेस हो चाहे वायर्ड हो, है ना। तो उसमें क्या रहता है, छोटा सा होल रहता है, ठीक है। उस उससे क्या होता है, हमारा वॉइस जाता है और उसको जो है सामने क्या करता है, मोबाइल में जाता है, वो डिजिटाइज होकर मोबाइल में जाता है। मोबाइल में जाने के बाद क्या करता है, दूसरे वाले के पास मोबाइल में वेब फॉर्म में जाता है और फिर मोबाइल में जाके फिर डिजिटल हो जाता है और डिजिटल होके फिर से वापस जो है ईयरफोन के माध्यम से, स्पीकर के माध्यम से उसको सामने वाले को वेब फॉर्म में सुनाई देता है, ठीक है। तो इतना सारा जो प्रोसेस है ना वो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, ठीक है, यानी कि एक सेकेंड के भी अंदर जो है चीज़ें होती हैं, ठीक है। इतना फास्ट होता है कि हमको पता ही नहीं चलता कि इतना सारा चीज़ होता है सर, ठीक है। आप बोल रहे हो एनालॉग में वो डिजिटाइज में चेंज कर रहा है, फिर वो फ़ोन में गया, फ़ोन से फिर वो दूसरे वेब फॉर्म में फिर गया, ठीक है, और फिर वहाँ से सैटेलाइट में गया, सैटेलाइट से फिर फ़ोन में आया, फ़ोन में आया, तो फिर इतना सारा प्रोसेस जो है ना वाकई में होता है। लेकिन ये सब जो है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होता है तो हमको पता ही नहीं चलता है, ठीक है। हम जब बात करते हैं तो हमको लगता है कि हम रियल टाइम में बात कर रहे हैं, उसी टाइम में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ कहना चाहिए माइक्रोफोन्स के क्या है एग्जांपल हैं, है ना। मेरे पास जो माइक्रोफोन है कुछ इस तरीके का ही है ना, कंडेंसर है ना, यूनिडायरेक्शनल है, पीछे का जो वॉइस आता है, नॉइस आता है, उसको कैप्चर नहीं करता। मैं जो सामने से बोलता हूँ उसी को कैप्चर करेगा। इस माइक को मैं अगर उल्टा कर दूँ ना तो मेरा वॉइस भी ये नहीं लेगा, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं, ठीक है, डायरेक्शनल बोलते हैं, कुछ इस तरीके से होता है ना। तो इधर से जो आवाज़ आएगा उसी को बस लेगा, पीछे से आवाज़ आएगा उसको क्या कर देगा, काट देगा। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये सब जितने भी माइक्स वगैरह लगे हुए हैं सब माइक्रोफोन के क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। और इस तरीके का माइक जो है जितने भी यूट्यूबर्स वगैरह होते हैं या फिर नॉर्मली जो इंटरव्यू में अगर देखे होंगे तो वहाँ पे लगा रहता है। तो ये सब जो है माइक्रोफोन्स हैं, ये यहीं से आपका क्या करता है, वॉइस जाता है और ये जाके कहाँ पे, किसी भी कंप्यूटर या फिर जहाँ भी इसको रिकॉर्ड करना है वहाँ पे लगा देते हैं, तो वहाँ पे जाके वो स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या था, ये माइक्रोफोन था, ओके। अब आता है वेबकैम। तो वेबकैम भी इम्पोर्टेंट है। अभी जो मैं जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये भी हाईटेक क्या है, वेबकैम है जिससे मैं कैप्चर कर रहा हूँ। इससे क्या होता है कि आप फोटो भी कैप्चर कर सकते हो और इससे आप जो है वीडियो को भी कैप्चर कर सकते हो, दोनों चीज़ें आप एक साथ कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी क्या है, कैप्चर करके क्या कर रहा है, मेरे को यहाँ से, मैं अभी यहाँ पे फिजिकली यहाँ पे अपीयर हूँ, ठीक है, हूँ यहाँ पे, और मेरे को कैप्चर करके कहाँ लेके आ रहा है, कंप्यूटर के अंदर लेके आ रहा है। कंप्यूटर के अंदर मैं एनालॉग फॉर्म में तो नहीं आ सकता, डिजिटल फॉर्म में आ रहा हूँ, है ना। और मैं क्या हो रहा हूँ वहाँ पे कंप्यूटर में इनपुट हो जा रहा हूँ। तो ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो डिजिटल कैमरा हो गया, है ना, उसी की तरीके से ये काम काम करता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, ऑनलाइन चैटिंग के लिए, ठीक है ना, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए भी, है ना, इन सब चीज़ों के लिए वेबकैम जो है यूज़ होता है। तो वेबकैम कुछ इस प्रकार का रहता है, ठीक है, यहीं से सामने वाले को क्या करता है, कैप्चर करता है और उसको कंप्यूटर में एंटर कराता है, ठीक है। मेरे पास जो वेबकैम है वो ये है ना, लेनोवो का रखा हुआ है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा है ना, काफ़ी दिख रहा होगा आपको, है ना, इसमें अच्छे से अपीयर हो रहा है। बाकी आपको लोकल जो है 500-600 में, 1-2 हज़ार में भी मिल जाता है ना। तो उस वेबकैम से वो क्वालिटी नहीं मिल पाती
जो क्वालिटी यहाँ पे मिलती है ना। आगे हम बात करेंगे कि ये सब जो होता है ना, ठीक है, 180p, ठीक है, 1920p, ये सब क्या होता है। सभी जो रिजोल्यूशन होते हैं ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। इस तरीके के डिजिटल डिजिटल अगर अब ज़माने में हो तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान जरूर रखते हैं, है ना। नॉर्मली कोई हेडफोन ऐसे नहीं खरीद लेते, कोई मोबाइल ऐसे नहीं खरीद लेते, एक एक कैमरा को चेक करते हैं, कितना मेगापिक्सल का है, कितनी क्लैरिटी है, कितना अच्छा रिफ्रेश रेट है, कितना अच्छा, सब चीज़ों को आप देखते हैं, है ना। तो ये वेबकैम था। तो वेबकैम भी एक क्या है, इनपुट डिवाइस है। एक आता है स्कैनर आता है। तो स्कैनर आप सभी को पता है कि स्कैनर क्या करता है कि जो प्रिंटेड मटेरियल होता है, चाहे हमारे हाथ से लिखा हुआ हो, ठीक है, जो हार्ड कॉपी होगा, उस हार्ड कॉपी को क्या करता है, पहले से जो मतलब पेपर में जो लिखा हुआ रहता है, पहले से जो लिखा हुआ है, चाहे वो प्रिंटेड हो चाहे हैंड रिटन हो, है ना, उन चीज़ों को क्या कर लेता है, वो स्कैन कर लेता है, स्कैन करता है और उसको जो है डिजिटल रूप में परिवर्तित कर देता है। एक चीज़ ध्यान में रखना, हम जो इनपुट डिवाइस की बात कर रहे हैं, जितने भी इनपुट डिवाइस का अभी तक बात किए हम लोग, तो उन इनपुट डिवाइस के माध्यम में क्या हो रहा है कि हम जो है एनालॉग फॉर्म से, ठीक है, यानी ये हमारे पास जो फिजिकली यहाँ पे अपीयर है, ये सब जो है एनालॉग फॉर्म में है, फिजिकल क्वांटिटीज़ के फॉर्म में है, ताप दाप ये सब जो होता है, लंबाई चौड़ाई, इन्हीं इन्हीं के फॉर्म में है सब, ठीक है। उसको क्या कर रहा है, डिजिटल रूप में चेंज करके कंप्यूटर में डाल रहा है। ये चीज़ को ध्यान में जरूर रखना, ठीक है। सब वही कर रहे हैं, चाहे वो वेबकैम हो, ठीक है, चाहे ये माइक्रोफोन हो, मेरे आवाज़ को कर रहा है, वेबकैम जो है मेरे बॉडी को दिखा रहा है, ठीक है। तो सब चीज़, हाँ, स्कैनर क्या कर रहा है, जो बाहर पड़ा हुआ है, जो फिजिकल क्वांटिटीज पड़े हुए हैं, उनको जो है स्कैन कर रहा है ना। और इनपुट डिवाइस क्या, कीबोर्ड क्या कर रहा है, मेरा प्रेशर, ठीक है, जो मैं प्रेस किसी भी चीज़ को प्रेस कर रहा हूँ उसको सेंस कर रहा है। जो मैं टैबलेट में लिख रहा हूँ ये क्या कर रहा है, ये प्रेस, मैं पहले बोला हूँ प्रेशर सेंसर है करके, ठीक है। तो जैसा मैं लिखते चलता हूँ उसी तरीके से ये प्रेशर को सेंस कर रहा है और दिखा रहा है। तो ये क्या क्या कह रहा है कि एनालॉग फॉर्म को क्या कर रहा है, ये डिजिटल फॉर्म में चेंज कर रहा है। इनपुट डिवाइस का काम यही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो किसी भी डॉक्यूमेंट को क्या करता है, उसके वास्तविक रूप में ही जैसा दिखता है सेम वैसा ही उसको कॉपी करके हमको डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर की स्क्रीन में दिखा देता है, और उसका जो है हम लोग जगह जगह यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। जगह जगह यूज़ आप देख ही रहे होंगे, है ना। बहुत से लोग बहुत से ग्रुप में क्या करते हैं, बुक पकड़ते हैं, स्कैन करते हैं, ठीक है, मोबाइल से स्कैन आसान हो गया है ना, स्कैन किए फॉरवर्ड कर दिए, है ना। तो ऐसा ना करें, है ना, कि कोई सामने वाला बुक लिखा हुआ है उसको पूरा का पूरा फॉरवर्ड कर दिया, ऐसा बिल्कुल ना करे, है ना। सामने वाला बहुत सोच समझ के, बहुत दिनों की मेहनत से बुक लिखा रहता है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो ये जो है स्टोर कर दिए, है ना। अब आगे चलते हैं। तो स्कैनर जो है आपको दोनों मोड में मिलता है ना। एक ग्रे स्केल में मिलता है और एक मिलता है कलर मोड में, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जो जो आप लोग बोलते हो ब्लैक एंड व्हाइट स्कैन कर देते हैं, एक्चुअल में वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, एक्चुअल में वो उसको बोलते हैं ग्रे स्केल। क्या बोलेंगे उसको, ग्रे स्केल बोलेंगे, ठीक है। वो ग्रे स्केल होता है। और दूसरा जो मोड होता है वो कलर मोड होता है, ठीक है, जहाँ पे आपको हूबहू सेम कलर का मिल जाता है, ठीक है। अब स्कैनर जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है हैंड हेल्ड, दूसरा होता है फ्लैट बेड और तीसरा होता है ड्रम स्कैनर, ठीक है। तो ये जो स्कैनर जो होते हैं, है ना, ये देखो अलग अलग प्रकार के स्कैनर यहाँ पे है। तो जो हैंड हेल्ड स्कैनर होते हैं वो क्या होते हैं, हैंड हेल्ड स्कैनर, स्कैनर का काम तो समझ में आ गया। अब हैंड हेल्ड को समझ लेते हैं। तो ये हैंड हेल्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हाथ में इसको होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से जो आप मॉल वगैरह में देखते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, मॉल में जैसे कि बार कोड रीडर होता है, ठीक है, वो भी तो एक, बस वो बात ये है कि वो बार कोड स्कैनर है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंट स्कैन करने का, ठीक है। तो ये जो स्कैनर है इससे हम क्या कर सकते हैं, हाथ में पकड़ेंगे और डॉक्यूमेंट के ऊपर रखेंगे तो पूरा डॉक्यूमेंट को क्या कर देगा, ये स्कैन कर देगा। तो हैंड हेल्ड स्कैनर डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए है, ना कि बारकोड को रीस्कैन करने के लिए, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। वो बारकोड को एज अ पिक्चर स्कैन करेगा, ठीक है, बारकोड की तरह स्कैन नहीं करेगा, उसके अंदर छिपे हुए इन्फॉर्मेशन को नहीं लेके आएगा, ठीक है, ये नहीं लेके आएगा। बारकोड स्कैनर उसके लिए ही बना हुआ है, लेकिन ये हैंड हेल्ड स्कैनर क्या करेगा, किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करेगा। तो आप बारकोड को दिखाओगे भी ना तो उसको एज अ डॉक्यूमेंट स्कैन करेगा, कोई जानकारी नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। चलिए, यदि किसी डॉक्यूमेंट को, है ना, स्कैन करना पड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग भागों में स्कैन करना पड़ता है ना। और ये छोटा भी होता है, हल्का भी होता है, और आसानी से आप इसको स्कैन कर सकते हैं, आसान हो जाएगा ना। बार बार पेज को डाल रहे हो, मान लो एक चीज़ समझो कि बुक को स्कैन करना है, ठीक है, तो आपको बार बार क्या करना पड़ता है, पेज को पलटना पड़ता है, ठीक है। और उसको मान लो मोटी बुक है तो वो स्कैनर के अंदर जाएगा कैसे, जो फ्लैट बेड स्कैनर होता है उसके अंदर जाएगा कैसे और उसको ढकेगा कैसे, समझ में आया, ठीक है। तो ये क्या करेगा,
ये तो बढ़िया है, पेज पलटा है स्कैन किए, पेज पलटा है स्कैन किए, आसान हो जाएगा, है ना। तो ये उसके लिए है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, फ्लैट बेड स्कैनर। ठीक है, तो फ्लैट बेड स्कैनर क्या होता है, ये काफ़ी बड़े और महंगे स्कैनर होते हैं। ठीक है, ये जो अभी तो प्रिंटर के साथ ही आ गया है। ठीक है, प्रिंटर के साथ जो है ऊपर में जो फोटोकॉपी मशीन होती है क्या करती है, फोटोकॉपी मशीन एक्चुअल में डॉक्यूमेंट को स्कैन करती है और उसको कॉपी निकाल देती है। ठीक है, तो अभी की डेट में अगर देखेंगे तो प्रिंटर और स्कैनर जो है दोनों एक साथ आ रहे हैं, है ना। तो अगर आपको अलग से अगर स्कैनर लेना है तो वो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, कॉस्टली पड़ेगा, है ना। तो देखो ये जो फ्लैट बेड स्कैनर होता है कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। आपको करना क्या है, डॉक्यूमेंट को यहाँ पे डालना है और इसको जो है सिंपल जैसा आप स्कैन करते हैं उसी तरीके से स्कैन कर लेना है। बस ये यहाँ पे जो लगा हुआ है ये जो है स्कैन कर लेता है उसको और दिखा देता है। ठीक है, आपको जो है सीधा डायरेक्ट जो है आपके कंप्यूटर में दिखा देता है। तो फ्लैट बेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि फ्लैट सरफेस पे होता है, समतल पटल, है ना, फ्लैट सरफेस पे होता है, इसलिए इसको फ्लैट बेड स्कैनर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, एक बचा है हमारा ड्रम स्कैनर। तो ड्रम स्कैनर क्या होता है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा बड़ा होता है और कुछ करने वाला नहीं है, बस इसमें ये है कि एक घूमने वाला ड्रम लगा रहता है और कुछ नहीं है। देखो ये, ठीक है, यहाँ पे जो है एक घूमने वाला ड्रम लगा हुआ है। आप जो भी डॉक्यूमेंट डालेंगे उस डॉक्यूमेंट को सिंपल आपको आप प्रिंटर से डालते हैं ना तो वो पकड़ता है और ऊपर से खींच के निकाल देते हैं ना, बस वैसी वैसी करेगा ये। स्कैनर में डालोगे तो ये क्या करेगा, पूरा ड्रम में उसको लपेट लेगा और एक बार लपेटने के बाद बाहर निकाल देगा और पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो पूरा पेज जो है स्कैन हो जाएगा। ठीक है, और बहुत क्लियर जो है आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, एक एक चीज़ों को वो स्कैन करते हुए रोल करता है। ठीक है, तो ये जो है ड्रम स्कैनर था। तो ये सारे के सारे जो हैं, है ना, क्या है, जब छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। देखो ये बड़ा साइज़ का है, ये छोटा साइज़ का, यहाँ पे हमने एक पेज डाल दिया है। तो अलग अलग, मान लो अब बड़ा डॉक्यूमेंट है तो स्कैन कैसे करेंगे, फ्लैट बेड स्कैनर तो आपको पेज को स्कैन करने के लिए हो गया समझ लीजिए, है ना। लेकिन बड़ा साइज़ का रहेगा तो मान लो मैप है उसको स्कैन करना है, कैसे करोगे। तो उन सब चीज़ों के लिए फिर अलग अलग वैरायटी है यहाँ पे। ओके, तो ये सारे के सारे क्या थे, ऑलमोस्ट मैंने सभी इनपुट डिवाइसेसों के बारे में बात कर लिया है, सभी इनपुट डिवाइस से आपको रूबरू करा दिया है ना। कुछ जो बचे होंगे, हो सकता है बचे होंगे, है ना, तो वो क्या है, और भी अभी बहुत सारे हैं जो आते रहते हैं, बीच बीच में आते रहते हैं, है ना, इन्वेंट होते रहते हैं, है ना। तो उन सब के बारे में आपको अप टू डेट मैं करते रहूँगा, है ना। और इसके बाद हम देखेंगे आउटपुट डिवाइस कि आउटपुट डिवाइस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो मॉनिटर्स होते हैं, जो प्रिंटर्स होते हैं, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मॉनिटर से क्वेश्चन आता है। ठीक है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉनिटर हैं, और प्रिंटर से तो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, है ना। तो प्रिंटर के लिए हम लोग अलग से पूरा सेशन करेंगे और एक एक चीज़ को, प्रिंटर के एक एक चीज़ को कि कौन सा टाइप का प्रिंटर है, कैसा प्रिंटर है, उसमें क्या होता है, कितने स्पीड से टाइप करता है और कौन कौन से हो सकते हैं, सबके बारे में, ताकि एक भी क्वेश्चन हमसे छूटे ना। ठीक है, तो पूरा कॉन्सेप्ट बनाते चलिए। ठीक है, और मैं लास्ट में यही कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना अनिवार्य है ना, कि आपकी तैयारी कितनी हो रही है ना। कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, अब तैयारी कितनी हुई है, याद कितना हुआ है ना, तो ये ऑब्जेक्टिव से आपको पता चल जाएगा। तो अभी तक जो है हमने पढ़ा है इनपुट डिवाइस, ठीक है, सारे इनपुट डिवाइस कवर हो गए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में हम आउटपुट डिवाइस को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।